नमस्कार मित्रों, इन दिनों में काफ़ी तबाही के दृश्य हमने उत्तराखंड में और कई अन्य स्थानों पर देखे हैं। मन बड़ा द्रवित होता है। और ऐसे मामलों में जब हम साहित्य के माध्यम से, साहित्य की आंख से इन चीज़ों को देखते हैं तो और भी ज़्यादा समस्या जो है वो सामने आ जाती है। और साहित्य के माध्यम से जब हम कुछ देखते हैं तो मित्रों, उस वक्त एक तो कमायनी याद आती है। उसकी शुरुआती दौर जो है वो बिल्कुल उस दृश्य को प्रस्तुत कर देता है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक तरल, और एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। मित्रों, ये बात तो चलिए कामायनी। और दूसरा संदर्भ जो याद आता है साहित्य के आईने से, दृष्टिकोण से, वो एक उपन्यास बड़ा चर्चित आया था, अब चर्चा में काफ़ी रहा। अंग्रेज़ी उपन्यास, पता नहीं आप उसको देख पाए कि नहीं देख पाए, लेकिन कहानी बिल्कुल इसी प्रलयंकारी दृश्य से मेल खाती कहानी जुड़ी हुई है। और वो कहानी, इसके एक उपन्यास है अमिताभ घोष का, वो उपन्यास है हंगरी टाइड, लहरें, भूखी लहरें। हंगरी टाइड के नाम से बड़ा चर्चित उपन्यास था। और उस चर्चित उपन्यास की जो पृष्ठभूमि है, सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमारे उत्तर भारत के, हमारे ही उत्तरांचल का जो क्षेत्र है, उत्तरी खंड है, उससे जुड़ी हुई है। सारा कथानक उस पर आप कह सकते हैं कि आधारित है उस ढंग से। अब इसमें यह है कि इसी उत्तर पूर्व की जो एक स्थिति है, उसके अध्ययन के लिए एक विदेशी महिला भारत आती है। और भारत आती है तो एक नदी पार करते समय विदेशी महिला प्रकृति के जब सौंदर्य को निहार रही होती है तो अचानक उसे चक्कर आता है या क्या होता है, वो उस वक्त फ़ोटोग्राफ़ी कर रही है। फ़ोटोग्राफ़ी करते करते वो इतनी लीन हो जाती है कि वह एकाएक नदी में गिर जाती है। अब नदी में वो गिरती है तो नाविक जो है वो तत्काल कूद कर उसको नदी की बहती हुई तेज़ धाराओं में से उसको बचाकर वो ले आता है। और वो गोता लगाता है और उसके बाद उसको काफ़ी देर के लिए होश दिलाने के लिए उसकी पीठ पे मुक्कियाँ मारता है। जो भी करते हैं लोग ऐसे मौक़ों पर, ताकि ये पानी बाहर निकल जाए, वमन हो जाए और जान बच जाए। और पहली बार उस नाविक को भी एक विदेशी महिला का स्पर्श लेने का एक जो अनुभूति है, उसको बड़ी अजीब सी होती है। अब कुछ माह के पश्चात नदी में फिर बाढ़ आती है और वही नाव चलाने वाला है। और उस वक्त वो नाव चलाने से पहले वो चाहता है कि उस महिला को बताए कि अगर कोई संकट ऐसा आए जैसे तुम गिर गई थी, या प्रवाह तेज़ हो कहीं, तो उस वक्त वृक्ष पे कैसे चढ़ा जाता है तुम्हें ये भी जानना चाहिए। तो उसे वो वृक्ष पर चढ़ने की जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो समझाता है और उसे वृक्ष पर चढ़ना सिखाता है। अब ये एक प्रकार से एक दूसरी अनुभूति है उसके लिए। संवेदनशीलता कहाँ कुरमुनाती है, इस बात की ओर संकेत अमिताभ घोष ने किया है कि वो वृक्ष जो है वो उसके वज़न से या उसके चढ़ने से, वृक्ष की डालियाँ पतली होती हैं, या वो सिखा रहा होता है तो दोनों का वज़न वृक्ष पे पड़ता है तो वृक्ष जो है वो हिलने लगता है। स्वाभाविक है कि कोई भी वृक्ष जो है जो बहुत कमज़ोर होगा वो हिलने लगेगा। और उस वक्त महिला फिर स्थिर नहीं हो पाती और फिर वो वृक्ष से ऊपर से गिरने को होती है तो वो इसे थाम लेता है। अब वो दूसरी अनुभूति का यहाँ जिक्र करता है। उसके बाद वो महिला वापस लौट जाती है, लेकिन वापस लौटने, स्वदेश लौटने के बाद जीवन भर वो जो 2 या 3 स्पर्श थे नाविक के, उन्हें वो जहन से, मस्तिष्क से निकाल नहीं पाती, और ना ही वो नाविक निकाल पाता है। तो बड़ी एक जो अंतर्द्वंद की कहानी है जो उपजी सी इसी बाढ़ की विभीषिका में, या जल प्लावन में, या नदी पार करते हुए, या वृक्ष पे चढ़ते हुए, प्रकृति के विभिन्न दृश्यों से गुज़रते हुए, जो भी उनमें एक प्रकार से ऐसी संवेदनाएं जगीं, वो संवेदनाएं ना तो उसको नाविक झटक पाया
और ना ही वो महिला झटक पाई, और उसके लिए वो 2 स्पर्श जो थे वो जीवन भर स्मृतियों का, सुखद स्मृतियों का एक प्रमाण सा बन गए, और वो याद भी इसमें करती रही। और उनको लगा, महिला को, कि ये मेरे लिए ऊर्जा थी, और नाविक को भी लगा कि वो ऊर्जा थी, वो ऐसी एक ऊर्जा मेरे में भर गई है कि भविष्य में कोई भी ऐसा डूबता हुआ मिल जाएगा तो मैं उसकी जान की रक्षा करूँगा। एक ऊर्जा की प्रेरणा जो है मुझे उसने दी है, मेरे में एक भीतर में एक ऐसी ऊर्जा जगा दी है, लेकिन मैं उन स्पर्शों को भूल नहीं पाता। तो ये दोनों का चित्रण जो है बड़े अच्छे ढंग से साहित्यिक परिवेश में अमिताभ घोष ने किया है। और इसी में अगर आपको याद हो तो शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना का एक फ़िल्म थी, एक सफ़र, उसमें एक गीत भी था, और उस सफ़र में बिल्कुल ऐसी अनुभूतियाँ जो हैं उनसे नायक और नायिका गुज़रते हैं। मित्रों, बात यह है कि हम इन चीज़ों को भुला कैसे पाएंगे। न नदी हमारे जहन से मिट सकती है, न नदी की धारा। हम जब कभी अपने एक महानायक लाल बहादुर शास्त्री को, उसका जीवन परिचय पढ़ते हैं तो पता लगता है कि हर रोज़ वो नदी पार करके अपनी किताबों को और अपने सूखे वस्त्रों को सिर पे रख के नदी पार करके स्कूल जाया करता था और स्कूल से वापस आया करता था। लेकिन ये स्थिति सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री जी की तो हमें याद रह गई, क्योंकि वो बहुत इस देश के महानायक रहे हैं। लेकिन आम आदमी की स्थिति आज भी वही है मित्रों। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ स्कूलों के बच्चे सूखे वस्त्र सिर पर रखकर, 4 किताबें सिर पर रखकर नदी पार करते हैं, और नदी पार करते ही उनको गीले वस्त्र उतार कर सूखे पहनने होते हैं और बाद में पाठशाला जाना पड़ता है। यह पाठशाला का नियम है। और ऐसी पाठशालाएं जो नदी पार हैं, अब भी इस देश में विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरांचल के क्षेत्रों में, जिसे उत्तराखंड भी कहा जाता है, तो सारे के सारे आंचल में ऐसी कहानियाँ, ऐसी व्यवस्थाएं फैली हुई हैं। और ऐसी व्यवस्थाओं में मित्रों जब हम विचरण करते हैं तो उस वक्त लगता है कि हमने एक ओर तो ज्ञान की चरम सीमा को तय कर लिया, यहाँ तक कि क्लासरूम भी, कक्षाएं भी हमारे लिए सेकेंडरी हो गई। उनका महत्व हमारे जीवन में नहीं रहा। और उनमें हमारे बच्चों ने, हमारे 4-4, 5-5 साल के बच्चों से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जो छात्र छात्राएं हैं, उन सब ने घर बैठकर इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कक्षाएं अटेंड की हैं, परीक्षाएं भी दी हैं, मौखिक परीक्षाएं भी दी हैं, सारा कुछ हुआ है। और वो लोग प्रकृति के चित्रण के सिर्फ एहसास मात्र को लेकर जी रहे हैं। अब लेकिन ऐसी परिस्थिति में दिक्कत ये है कि जब प्रौद्योगिकी हमने इतनी विकसित कर ली, हम उन बच्चों की नियति क्यों नहीं बदल पाए जो बच्चे आज भी सूखे वस्त्र और चंद किताबें सर पर लाद कर नदियां पार करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, शिक्षा पाकर फिर नदियां पार करके वापस लौट आते हैं। उनकी नियति में हम कोई बदलाव नहीं ला पाए। और ये मित्रों चीज़ें जो हैं ये बहुत कई बार तकलीफ़ देती हैं, भीतर तक हिलाती हैं, और इनका कोई ना कोई हमें स्थायी समाधान खोजना पड़ेगा। हो सकता है कि वो एक आध रोमानी कोई कथा कहानी आधार बन जाए, जिसका जो मूल जो परिवेश है वो ऐसी परिस्थितियों, ऐसे जल प्लावन से गुज़रता हो। लेकिन मित्रों समस्या तो समस्या है, जहाँ भी है उसका समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा। और मित्रों जाते जाते इसी संदर्भ में दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियाँ याद कर लें तो अच्छा लगेगा। और इसी विषय पर वो केंद्रित भी हैं कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, और नदियों के किनारे घर बने हैं। तो ये अपने आप में इसी पूरी की पूरी स्थिति को बयान करने वाला एक शेर है, 1-2 पंक्तियां हैं जो मैंने आपसे साझी कर ली। धन्यवाद।